नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्तिक उरांव कॉलेज, गुमला। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्यों की राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय होगा राज्यों की राजनीति का सैद्धांतिक आधार। भारत के संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 of Indian Constitution states that India shall be a union of states। तो संविधान हमारे देश को राज्यों का एक संघ बताता है, अर्थात भारत एक संघ है, एक फेडरल स्टेट है। तो संघीय शासन के तहत सरकार के दो स्तर होते हैं। केंद्रीय सरकार, जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विधि का निर्माण करती है और उसके अनुरूप कार्य करती है। संघ में दूसरी प्रांतीय इकाइयां होती हैं जो दूसरे स्तर के शासन व्यवस्था का निर्माण करती हैं। भारत में उन्हें संविधान की भाषा में राज्य कहा गया है। तो ये राज्य सरकार का निर्माण करते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र एवं राज्य के बीच कार्य से संबंधित विषयों का बंटवारा किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्रीय सूची या संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, जो वर्तमान में 98 है। केंद्रीय सूची के विषयों में रक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा, दूरसंचार इत्यादि प्रमुख है। ये ऐसे विषय हैं जो देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र के संप्रभुता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो स्वाभाविक रूप से संघीय शासन व्यवस्था या केंद्रीय सरकार इन विषयों पर संसद के माध्यम से विधि का निर्माण करती है और केंद्रीय कार्यपालिका इन विषयों को क्रियान्वित करती है। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिसमें मूल रूप से अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के दिन 66 विषय थे। वर्तमान में 61 विषय है। राज्य सूची में जो विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी इलाके में विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सूची का विषय है। लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, कृषि उद्योग, सिंचाई, पेयजल, सड़क, उद्योग, व्यापार, मेला, ये बिजली, ये तमाम विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और इन विषयों के ऊपर विधि का निर्माण राज्यों की विधानसभाएं करती हैं और इनका क्रियान्वयन राज्य की कार्यपालिका का काम है। इसके अलावा भारत के संविधान में एक तीसरी सूची है जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट वह सूची है जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों को विधि निर्माण का अधिकार है। इस सूची में वैसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के भी माने जा सकते हैं, राजकीय महत्व के भी माने जा सकते हैं। इसमें मूल संविधान लागू होने के समय 47 विषय थे और आज की तिथि में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय आते हैं। तो हम लोग आते हैं आज के मुख्य मुद्दे पर कि भारत एक संघ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ संघ है और राज्यों की राजनीति देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो राज्यों की राजनीति का सैद्धांतिक आधार क्या है, यह हमारी चर्चा का विषय है।
हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, भारत भले ही विधिक रूप से संविधान की भाषा में एक संघ है, लेकिन भारतीय संघ का स्वरूप अमेरिकी संघ या कनाडा के संघ या पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के संघ की तरह से नहीं है। कैसीवेयर के शब्दों में भारत एक अर्ध संघ है। इट इज क्वासी फेडरल, क्वासी यूनिटरी। हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ की ऐसी रचना की, संविधान में ऐसी व्यवस्था की कि जरूरत पड़ने पर भारत गणराज्य संघात्मक से एकात्मक रूप ले लेता है। ऐसा इस उद्देश्य से किया गया ताकि संकट आने पर केंद्र सरकार पूर्ण शक्ति के साथ उसका सामना कर सके। तो भारत में जो राज्य हैं उनकी अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। केंद्रीय सरकार को अधिकार है कि वह राज्य का नाम बदल दे, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर दे, उसके अस्तित्व को समाप्त कर दे, उसके किसी क्षेत्र को काट कर किसी अन्य राज्य को दे दे, किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को काट कर किसी अन्य राज्य में मिला दे, और इसके लिए राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है और राज्यपाल किसी भी प्रांत के या राज्य के संवैधानिक प्रधान होते हैं। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिनमें चयन, जिनमें नियुक्ति, जिनका प्रशिक्षण और जिनके ऊपर आखिरी नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। लेकिन राज्य की कार्यकारी में सभी महत्वपूर्ण उन्हें पद जो होते हैं वो उन्हें दिए जाते हैं। तो भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। फिर भी राज्यों को जो अधिकार प्राप्त है उस सीमा के तहत, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, उनके द्वारा राज्यों में राजनीति की जाती है। हम लोग पाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद के काल में लगभग 70 के दशक के अधिकांश समय तक भारत की राजनीति पर एक ही दल का वर्चस्व रहा। वह दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वह दल जिसने ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकार पाने की लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता मिलने के समय महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, इसका विघटन कर दिया जाए, लेकिन शीघ्र ही गांधी जी की मृत्यु हो गई और कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि उन्होंने जो पाया है, जनता के बीच अपनी पैठ बनाई है, तो उसका लाभ कोई अन्य राजनीतिक दल ले। तो कांग्रेस 1952 के आम चुनावों में निर्विवाद रूप से देश की इकलौती प्रभावशाली पार्टी के रूप में उभरी और देश के सभी राज्यों में उसकी सरकार बनी। विपक्ष लगभग नगण्य सा था। एक विद्वान ने कहा भी कि भारतीय संसद में विपक्ष की आवाज रेगिस्तान में बुलबुल की आवाज के समान है। तो प्रांतों पे हम लोग आते हैं। वैसे प्रांत जहां पे किसी विपक्षी दल का प्रायः अभाव रहा शुरुआत से ही, तो ऐसे ऐसे दलों में हम लोग मान सकते हैं कि सभी जितने भी मुख्य प्रांत हैं वहां पे ऐसा कोई विपक्षी दल शुरुआत में था नहीं। भारतीय जनसंघ की स्थापना जरूर हुई थी प्रथम आम चुनाव के पूर्व, लेकिन वो कहीं कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ऊपर देश के विभाजन का दाग था, उसके अधिकांश सदस्य पाकिस्तान जा चुके थे। इसके पश्चात छोटे मोटे समाजवादी दल भी थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन इनका कोई खास आधार नहीं था। 70 के दशक से राजनीति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों में कई नए दल उभरे, जनसंघ का भी विस्तार हुआ। वह जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी उभरी, बिहार में
संवित सरकार, संयुक्त विपक्षी दलों की सरकारें बनी, जिसमें छोटे छोटे कई दल शामिल हुआ करते थे। तो इन्होंने विपक्ष की राजनीति को धार देने का काम शुरू किया। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन तेज हुआ और कामराज के निधन के पश्चात, कामराज के निधन के पश्चात तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीतिक दल मुख्य धारा के राजनीतिक दल बन गए। द्रविड़ मुन्नेर कड़गम वहां की सबसे प्रभावशाली पार्टी बन गई। आगे चलकर आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और वह भी सत्ता में आ गया। उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल इत्यादि ने अपना प्रभाव बढ़ाया और उनकी भी सरकारें बनी। बिहार में भी संवित सरकारें बनी। कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री जो पहले कांग्रेस में ही थे, रामसुंदर दास जैसे नेता उभरे। इन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री के पद को प्राप्त करने का गौरव हासिल किया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में जनसंघ ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने में सफलता प्राप्त की। पंजाब की राजनीति में शुरू से ही अकाली दल का वर्चस्व रहा है और 70 के दशक से ही अकाली दल सत्ता में वहां आता रहा है। कभी अकाली सत्ता में, कभी कांग्रेस सत्ता में, लेकिन कुल मिलाकर अकाली दल पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण दल 70 के दशक से ही बना हुआ है। असम में असम गण परिषद क्षेत्रीय दल के रूप में उभरा। आगे चलकर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस उभरकर सामने आई और उसने वाम मोर्चे के शासन को, 2 दशक से अधिक के शासन को उखाड़ फेंका। उड़ीसा में बीजू जनता दल एक प्रमुख क्षेत्रीय दल के रूप में उभरकर सामने आया। तो ये सभी जो क्षेत्रीय दल हैं, ये किस आधार पर काम करते हैं? क्षेत्रीय दलों के उभरने का सबसे प्रमुख कारण यह रहा कि राष्ट्रीय दल इन राज्यों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में विफल रहे। कांग्रेस जो प्रमुख राष्ट्रीय दल थी और जिसका लगभग पूरे देश पर एक छत्र शासन था, वह लोगों की भावनाओं को समझने में विफल रही। कांग्रेस ने नेहरू के बाद के दौर में क्षेत्रीय नेताओं को पनपने ही नहीं दिया। केंद्र में इंदिरा गांधी शक्तिशाली होती गई और जैसे जैसे वह शक्तिशाली होती गई, उन्होंने हाई कमान कल्चर, आला कमान संस्कृति को जन्म दिया, जिसके तहत राज्यों के ऊपर दिल्ली से नेता आरोपित किए जाने लगे। वैसे नेता जिनका राज्य की राजनीति पर, ना तो राज्य की राजनीति में जिनका गहरा आधार था, ना वहां के लोगों पर पकड़ थी, ना लोगों की समस्याओं से कोई जुड़ाव था, ऐसे लोग इंदिरा गांधी के द्वारा राज्यों के ऊपर नेतृत्व के रूप में आरोपित किए जाने लगे। तो ऐसे लोग कभी भी आम जनता की भावनाओं को ठीक से पकड़ नहीं पाते थे। तो जो नए क्षेत्रीय दल उभरे, उनके नेतृत्व ने जनता की मांगों को अपनी आवाज दी, उनकी इच्छाओं को अपना स्वर दिया। क्षेत्रीय दलों में एक पहचान की चाहत भी थी। हर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनके अस्तित्व को पहचान मिले, उन्हें देश की संसद में, केंद्र की राजनीति में जाना जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों का आदर किया जाए। क्षेत्रीय विकास भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। सभी दलों को, खासतौर पे क्षेत्रीय दलों को, यह लगता था कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। जैसे बिहार में कांग्रेस का एक क्षेत्र राज्य था, लेकिन दक्षिण बिहार का इलाका जो आज झारखंड कहलाता है, वहां के
आदिवासी नेताओं को हमेशा लगता था कि खनिज संसाधनों से भरा पूरा होने पर भी उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, उनके खनिज संसाधन, उनकी आय से राज्य के दूसरे इलाके के लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, देश के अन्य भागों के लोगों को फायदा मिल रहा है। हर प्रांत में ऐसी शिकायतें आम थी। उत्तर प्रदेश में पहाड़ के लोगों को लगता था कि पहाड़ के जल संसाधन का, वन संसाधन का, वहां के अन्य स्रोतों का मैदान के लोगों को फायदा मिलता है, लेकिन उन्हें ना तो नौकरियां मिलती हैं, ना ही उनके क्षेत्र विभिन्न योजनाओं के लिए जब अधिगृहित किए जाते हैं तो उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। तो ये उनकी शिकायतें हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में भी जो आदिवासी बहुल इलाके थे उनकी भी ऐसी ही शिकायतें थी, खासतौर पे उस इलाके की जिसे आज हम छत्तीसगढ़ के रूप में जानते हैं। तो देश भर में लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, पहचान की चाहत थी, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था, जो लोगों के मन में हमेशा दबा रहता था, वो था क्षेत्रीय विकास का मुद्दा। और धीरे 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 क्षेत्रीय नेता इन बातों को अपना स्वर देने लगे। भारत एक विशाल देश है, बहुधार्मिक है, बहुजातीय है, बहुभाषी है। लोगों के अंदर लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी की चाहत होती है। सत्ता में साझेदारी की चाहत ने भी क्षेत्रीय दलों के उभार को बढ़ावा दिया। इसको नकारात्मक रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है, और सकारात्मक रूप में देखें तो हम पाएंगे कि जिन छोटे छोटे समूहों ने सक्रिय राजनीति में भाग लिया, अपने लोगों की आवाज बुलंद की, अपनी पहचान को जाहिर करने का काम किया, विषमता के खिलाफ आवाज उठाई, जब उन्हें शासन में भागीदारी मिली तो वो अधिकांश जगहों पर शासन के फायदों को, सत्ता के फायदों को अपने क्षेत्र तक, अपने लोगों तक ले जाने में सफल रहे। राज्यों की राजनीति आज भी मुख्य रूप से क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रीय पहचान, सत्ता में साझेदारी और क्षेत्रीय विकास के ऊपर ही आधारित है। प्रांत चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, उत्तर पूर्व के अन्य राज्य जैसे मेघालय हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, दक्षिण भारत में तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, इन सभी प्रांतों में जो क्षेत्रीय दल उभरे हैं, जो राज्यों के लिए काम करने वाले दल हैं, उनकी लगभग एक सी मांगे रहती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी दल भारत की एकता और अखंडता में पूर्ण विश्वास करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की भारत की राजनीति, राज्यों की राजनीति में जो दल भाग लेते हैं, राज्यों में जो राजनीति होती है, उसका सैद्धांतिक आधार क्या है। इस वीडियो के आधार पर आप लोग अपने पाठ की तैयारी करें और अपने विचारों से मुझे व्हाट्सएप पर अवगत कराएं, ताकि अगले वीडियो में मैं आपके प्रश्नों का, आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।